सो हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र करवा आज आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 शुरू कराने वाला हूँ। हमने हमारी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ अहेड कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है जो ग्राफिकल मेथड के ऊपर ही है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमारा नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको इक्वेशन बना देता हूं और एक ग्राफिकल वापस सॉल्व करवा देता हूं, जिससे आपका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आपका फ्रेश अप हो जाएगा। ओके, सो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। एक मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट हुआ तो उसके अंदर कुछ 10 बच्चों ने पार्ट लिया एंड इट इज कंसिडरिंग द बॉयज एंड द गर्ल्स। सो नाउ लुक एट योर क्लास, हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, इसको हमने x मान लिया, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। हमने गर्ल्स को कितना कंसीडर कर लिया है, x, एंड द नंबर ऑफ बॉयज भी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, देखिए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्योंकि हमें पता है कि सर 10 बच्चों ने मैथ्स क्विज दिया है, 10 बच्चों ने मैथ्स क्विज दिया है, तो उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। तो यानी x और y, x प्लस वाई का सम कितना हो गया हमारे पास, 10। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दे रखा है, if the number of girls is 4 more than the number of the boys, यानी गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्या माना, नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना है, यानी गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। तो अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, मैं इसको y को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। यस और नो, ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं क्लास, देखिएगा आप, अब हमने इसको यहाँ पे रखा। अब मुझे बनाना है ग्राफ। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ग्राफ बनाना सिखा दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ग्राफ का थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, ग्राफ का रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिएगा क्लास यहाँ पे कैसा होगा ग्राफ का। हमने क्या किया था, हमने एक वेरिएबल को अलग कर लिया। तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू कर लेने के लिए y को इधर भेज दिया, 10 माइनस वाई। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे। और आपको पता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर x की हमें जब भी कितनी वैल्यू कम से कम निकालें। देखिए बेटा, कम से कम आपको 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो तो आपको x की भी 2 वैल्यू आ जाएगी, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू शुड गो फॉर द 3 वैल्यूज। आपको 3 वैल्यू निकालनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, अगर हमारे पास 3 वैल्यू से हमारा क्या थोड़ा करेक्शन हो जाता है, मतलब चेक हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है कि कहीं गलती तो नहीं की है। अगर आपकी वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, देखिए 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट्स निकाल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो सही है, और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही इसका मतलब आपने गलत किया है। अब हम बात करते हैं सर, वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की 5, तो मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस वाई 5। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की 6, तो मेरे पास आ जाएगा 4। और मैंने y की वैल्यू पुट की 4, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। हमारे पास सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं y को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास हो गया ये 4 प्लस वाई। तो देखिए क्लास, यहाँ पे वापस मेरे हो जाएगा, ये वापस बॉक्स बना दिए। पहला बॉक्स हमेशा x होगा, दूसरा बॉक्स हमेशा y का रहेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, पहला कोऑर्डिनेट आपका एब्सिसा होना चाहिए और दूसरा ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया आपका, कि सर पहले मेरा x का कोऑर्डिनेट या फिर x का जो पॉइंट है वो रखना है, और दूसरा हमें y का रखना है। मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो x की वैल्यू आ गई y 4 प्लस 0, दैट विल गोइंग टू रिजल्ट में इन 4। अब मैंने रखा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 प्लस 1 5। अब मैंने y की वैल्यू पुट करी 2।
जब मैं y की वैल्यू 2 को पुट करता हूं तो 4 + 2 मेरे पास हो जाता है 6। ओके क्लास, अब हमें कैसे चेक करना है? हमारे गलती नहीं होनी चाहिए। द मेन मोटो इज हमारे पास कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको हमेशा कहता हूं यहां पे आप इन कोऑर्डिनेट्स को वापस लिखिए। इन कोऑर्डिनेट्स को आप वापस लिखना क्यों जरूरी है? ताकि आपके कोई x की जगह y कोऑर्डिनेट या y की जगह आप x ना लिख दो। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 5, 5, 4, 6 एंड 6, 4 ये हमने क्यों लिखी? ताकि हमसे गलती ना हो। अब हम यहां पे पुट करते हैं 4, 0, 5, 1 एंड 6, 2 ये हमने पुट कर दी। अब देखिए क्लास, अब मैं बात करता हूं ग्राफ की। अब आपके सामने मेरे ये ग्राफ आ चुका है, ग्राफ बना देते हैं आपके सामने, देखिए कैसे बनेगा। आपको पता है ये मेरी वर्टिकल एक्सिस मेरी क्या कहलाती है? वर्टिकल एक्सिस होती है मेरी वाई एक्सिस। एक ड्रॉ करी मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गई मेरी वर्टिकल एक्सिस। आपको इनकी नेमिंग जरूर करनी है, नेमिंग नहीं करोगे तो सामने वाला आपका मार्क्स इन्विजिलेटर जो होता है वो आपके मार्क्स कट जाते हैं, काट देंगे, क्योंकि हमें टीचर को किसी भी तरह से, एग्जामिनर को किसी भी तरीके से हमारे मार्क्स काटने का मौका नहीं देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। ओके सर, अब आपको क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस के अंदर, इक्वल डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स लेना है। ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जब भी आप डिसाइड करो, आपके ग्राफ पे ब्लॉक्स बने हुए होंगे, आपको इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट लेने हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? -1, -2, -3, -4। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5। ओके क्लास, एक बार हम वापस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इस बार हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले हम करते हैं 5, 5। ये हो गया मेरे 5, यहाँ से आएगा और यहाँ से भी एक 5 आ जाएगा। मैं दूसरे पेन से इसको आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से हमारे पास ये 5 आया और यहाँ से हमारे पास ये 5 आया, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 5, 5। ये पॉइंट क्या हो गया? 5, 5। एंड द नेक्स्ट वन इज 4, 6। तो एक्स एक्सिस पे 4 और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ जाएगा हमारे 6। तो ये हो गया हमारे पास 4, 6। एंड द नेक्स्ट वन इज 6, 4। एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये हो गया मेरे पास 6, 4। तो देखिए क्लास, ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि सर पहले एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, एक इक्वेशन के, एक लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, जिससे हमें क्या मिल जाए? हमारी लाइन सेगमेंट मिल गई। हमें हमारी इस लाइन को, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली हमें हमारी लाइन मिल गई। ओके, अब क्या करते हैं सर? अब दूसरी वाली पे ध्यान दीजिए। ओके सर, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा कितना है? 4, 0। वेयर इज 4? ये रहा 4 और ये रहा 0, तो ये हो गया मेरे पास 4, 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5, 1। ये रहा सर मेरा 5, 1, 5, 1। एंड द नेक्स्ट वन इज 6, 2। ये रहा सर मेरा 6, 2, 6, 2। अब आप क्या करोगे? अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो क्लास देखिए, आपके पास आंसर आ चुका है। थोड़े से दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए प्लॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट विल बी 7। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट करी है, हमारी लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, हमें क्या करना होता है? हमें वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं। कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये मेरे को बस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब आपके सामने ग्राफ बन रहा होगा तो आपको उसी वक्त आंसर रिप्रेजेंट हो जाएगा, सामने आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आई है, तो ये मेरी वैल्यू है, दैट इज x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए क्लास, अब हमारे पास आंसर आ गया है, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज विल बी y। नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास आ गया है 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज विल बी y। ठीक है बेटा? ओके क्लास, तो अब आप देखिए, so with this we got the answer that the number of boys will be 3 and the number of
नंबर ऑफ बॉयज विल बी 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी y। ये आपको लास्ट में आंसर लिख देना है। और एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी ग्राफ करें बच्चे बहुत जल्दबाजी के अंदर ये क्वेश्चन कर लेते हैं और कहते हैं मेरे पूरे मार्क्स आने चाहिए। मैंने आपको बोला था एक जो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है दैट इज स्केल। अगर आपने ग्राफ में स्केल नहीं लिखी तो आपका एग्जामिनर का पूरा हक बनता है, वो आपका 1 से आधा मार्क्स कट कर सकता है। और स्केल आपको आती है लिखनी, आपको राइट मोस्ट के अंदर लिखनी होती है स्केल। स्केल का फिक्स पैटर्न है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब आपको केवल इतना देखना है सर हमने एक ब्लॉक पे कितना लिया है, 1 ही लिया है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 यूनिट, और वाई पे भी हमने 1 ही लिया है तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 यूनिट। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, मेरे स्टूडेंट होने के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको स्केल के मार्क्स तो नहीं कटवाने, और कोई चीज़ हमें आते हुए हमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है क्लास। इसके बाद मैं आपको कहता हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी योर होमवर्क। जो सेकंड पार्ट रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके क्लास। अब देखिए, अब मैं जो आपको एक नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसमें मैं देखिए मेरे लिए क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं कि सर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 3.2, उसके अंदर हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं। उसमें हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एक नया कंसेप्ट आ रहा है। तो अब हमारी बेसिक कंसेप्ट की क्लास शुरू हो रही है। बेसिक कंसेप्ट मतलब कि सर जो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो हमारे कंसेप्ट यूज होंगे वो यहाँ पे यूज आने वाले हैं, जो हम समझेंगे अब। ठीक है, और आई ऑलवेज से कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मेरे पास दो इक्वेशन होगी, वो भी 2 वेरिएबल में, और होंगी कौन सी, लीनियर। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या रहता है किसी लीनियर इक्वेशन का, ये रहता है। और हमारे यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो हम क्या कर देंगे, एक के आगे 1 लगा देंगे और एक के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, एक के आगे हमने 1 लगा दिया और एक के आगे 2 लगा दिया। तो अब देखिए क्या होगा, अब हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल हम जो आगे करने वाले हैं ये आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। इतने सालों तक आया है और आगे भी आएगा। और इस बार तो अब आपको पता ही है एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो गई है। एमसीक्यूज के अंदर इस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और इतना इजी है। देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, अब हमें रेशियो कंपेयर करने हैं। क्या करना है, रेशियो कंपेयर करना है। तो मैं सबसे पहले जो टेबल बना रहा हूं आपके सामने देखिएगा, कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। सबसे पहले मैं कहता हूं आपको A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब आप सवाल करो सर एग्जाम्पल के बिना मैथ्स कैसे समझ आएगी। तो देखिए मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखता हूं 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो क्लास देखिएगा, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें केवल कंपैरिजन करना है। सर a1 की वैल्यू क्या है, सर x के आगे वाली। a2 की वैल्यू क्या है, सर जो सेकंड इक्वेशन है उसके x का कोफिशिएंट। सर b1 क्या है, सर ये y का कोफिशिएंट। और b2 क्या है, सर सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट। आपको सिर्फ डिवाइड करना है। तो देखिए क्या है, मैंने करा a1 अपॉन a2 तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 4। मैंने करा b1 अपॉन b2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 अपॉन 6। आप इसको सॉल्व कीजिए 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व कीजिए 1 अपॉन 2। तो जब मेरे यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है, और साथ में c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा है। आप खुद देखिए ना, क्योंकि मेरा c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है बेटा, c1 अपॉन c2 आ रहा है मेरे पास 9 अपॉन 2। अब आप देखिए a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 के तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो अब सवाल आता है सर अब क्या करें? सर जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये मेरे पास एक कंडीशन हो गई, इसका मेरे पास इक्वल नहीं आया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे हम लिखते हैं इंसिडेंट और कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट के बारे में लिखेंगे। यहां पे हमारे लिखेंगे प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं, और यहां पे हम शो करते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा इसका। ठीक है क्लास? तो सबसे पहले हम बात करते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पे हमारे पास जो लाइन बनेगी वो बनेगी पैरेलल लाइंस। कैसी बनेगी? पैरेलल लाइन। अब आप मुझे बताइए, आप सिंपल सा ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है सर पैरेलल लाइंस क्या होती है। ये मेरे पास एक ग्राफ है, मेरे यहाँ पे एक लाइन और ये दूसरी लाइन पैरेलल आ रही है। नाउ यू ऑल आर अवेयर, क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या? क्या पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देखिए आप। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होती है दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी वो मेरे पास कौन सी हो जाएगी? पैरेलल लाइन। और अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो इसका मेरे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। सवाल आता है सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ इतना सा डिफरेंशिएशन है कि सर कंसिस्टेंट का मतलब है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मेरे को मेरा आंसर मिल गया, मैं खुश हो गया, चाहे कितने भी मिले, बस मुझे आंसर मिलना जरूरी है। लेकिन अगर आंसर ही नहीं मिल रहा है तो क्या बोलूंगा? इनकंसिस्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो देखिएगा क्लास, सेकंड कंडीशन की क्या बात रहेगी हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में हम कहते हैं जहां पे हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहां पे हमारे पास तीनों रेशियो बराबर आता है। बात आता है एग्जाम्पल का। ओके, वापस एग्जाम्पल की बात करते हैं। सर 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं सर 4x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तब आप देखिए 2 अपॉन 4 A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 will going to give me 7 अपॉन 14 is equal to 1 अपॉन 2। तो इसका आंसर भी 1/2 1/2 1/2 1/2 मीन्स 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब मेरे पास तीनों रेशियो इक्वल आए हैं। इसका मतलब देखिए, अब जब तीनों रेशियो इक्वल आए हैं तो ये मेरा ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जैसे मान लीजिए पहली लाइन मेरी ये रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी लाइन भी मेरी एज इट इज इसके ऊपर ही आ रही है। दूसरी लाइन भी मेरी एज इट इज उसके ऊपर आ रही है। और अगर एज इट इज ऊपर आ रही है उसका मतलब क्या होता है? वो लाइन उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब कर रही है उसके ऊपर सुपर इंपोज कर रही है। एज इट इज लाइन उसके ऊपर आ जाती है। तो अब देखिए क्लास, जब लाइन एज इट इज उसके ऊपर आ रही है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको पता है कि ग्राफ के अंदर जितने पॉइंट्स पे एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करेगी वो मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब आप खुद देखिए, ये वाली लाइन इस लाइन के हर पॉइंट पे टच कर रही है। और लाइन की डेफिनेशन होती है ना जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो ना जिसका एंडिंग पॉइंट हो, तो वो हर पॉइंट पे इन्फिनाइट पॉइंट पे उसे इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी, उसके ऊपर कोइंसाइड करेगी। तो मेरे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मतलब मेरे पास अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे, जितने आप गिन नहीं पाओगे उतने मेरे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मेरे पास हजारों करोड़ों सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो होगा। मेरे को तो किससे मतलब था? सर एक बार सॉल्यूशन मिल जाए, मेरे मार्क्स आ जाए, बस। और अगर आपके सॉल्यूशन हो गया है तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंट। यस और नो? ठीक है बेटा, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अब देखिए,
अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसके अंदर मेरा आता है सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सर मेरा a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो मैं c1 और c2 को कंसीडर ही नहीं करूंगा। सर क्यों तो हेडेक लूं जब मेरे सामने वाला पहले वाला इक्वल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और मैं दूसरी नेक्स्ट इक्वेशन लेता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या रह जाएगा 2/3, और b1 अपॉन b2 का रेशियो रह जाएगा मेरे पास 4/4, दैट इज 1:1। तो अब आप खुद देखिए 2/3 इज नॉट इज इक्वल टू 1/1। मेक वन थिंग क्लियर, ये चीज हमें पता है। सर 2/3 अगर मेरे 1/1 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब a1 अपॉन a2 ही मेरे b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो सर मैं c1 अपॉन c2 को कंसीडर ही नहीं करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से रिप्रेजेंट कैसे होती है वो भी तो देख लेते हैं, ग्राफ के अंदर बना के देखते हैं। तो एक सेकंड देखिएगा कि सर ग्राफ के अंदर वो लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होगी। देखिए क्लास, ये हमारा ग्राफ होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक लाइन दूसरी लाइन के। ये जैसे मान लीजिए मेरा पहले ग्राफ की लाइन ये रिप्रेजेंट करती है और दूसरी ग्राफ की इक्वेशन ये मेरे रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए क्लास, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट मतलब यूनिक। ये मेरा क्या रहेगा, यूनिक। सर इसके जैसा सॉल्यूशन मेरे यहाँ पे और नहीं मिलना है, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिक। तो ये हो गई मेरे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब आपको केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो देखिए क्लास, ये जो मैंने टेबल आपके सामने बनाई है, ये जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, इसको लोग बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। रटिए मत, समझिए कि ये प्रॉपर्टी कैसा है, ये कैसे रिप्रेजेंट होती है, और ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। जब समझोगे, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा तो आप वहां पे नहीं अटकोगे और आपका क्वेश्चन उसी वक्त हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 कितना जल्दी हमसे हो जाएगा आप देखिएगा। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या कह रही है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्लास, मैं कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन को लिखने के बाद सबसे पहले ये कहता हूँ, एक बार आप इक्वेशन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हम करेंगे पूरा सही, लेकिन अगर हमने प्लस की जगह माइनस लगा दिया और माइनस की जगह प्लस लगा दिया तो देन डोंट आस्क फॉर द मार्क्स। ओके, अब देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपेयर करके ये बताना है कि सर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। अब आपको कंडीशंस पता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालिए। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 5/7। ये मेरा a1 हो गया, ये मेरा a2 हो गया। x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो मेरे कहलाते हैं a1 और a2। अब मैं बात करता हूं, सर एक बार आप b1 अपॉन b2 तो निकालिए। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा मेरे पास, -4/6। अब क्लास मेरी बात दे, जब भी आपके पास कोई कॉमन फैक्टर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपके पास कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसे कट कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -2
अपॉन 3। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, सर मेरा तो a1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मेरे पास तो मेरी कंडीशन क्लियर हो गई। मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मेरे से यहाँ पे क्या पूछा गया, इंटरसेक्टिंग है या नहीं, सर लाइन इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट भी होगा, लेकिन मुझसे जितना पूछा गया मैं उतना ही काम करेंगे। अब हम करते हैं यहाँ पे मैं लिखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9 अपॉन 18, 9 की टेबल से कैंसिल होकर मेरे पास हो गया 1 अपॉन 2। फिर मैं लिखता हूँ b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है मेरे पास 3 अपॉन 6, ये भी मेरे पास हो गया 1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 की बात करते हैं, ये हो गया 12 अपॉन 24, ये भी हमारे 12 की टेबल से कैंसिल होकर 1 अपॉन 2। तो देखिए क्लास हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आप लोगों को पता है जब मेरे ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं, जब मेरे ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो मेरी लाइन एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसिडेंट कर देती है, सुपर इंपोज कर देती है। तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम यहाँ पे वापस कंपेयर करते हैं, सर a1 अपॉन a2 हो गया मेरे पास 6 अपॉन 2 दैट इज 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 हो गया मेरे पास -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो गया 3 अपॉन 1, और c1 अपॉन c2 मेरे पास हो गया सर 10 अपॉन 9। तो देखिए क्लास 3 अपॉन 1 3 अपॉन 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आपको पता है जब आगे के दो रेशियो बराबर हो और तीसरा रेशियो बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये लाइन हो जाएगी पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस मींस एक लाइन ऐसी होगी जो दूसरी लाइन को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है क्लास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज हमारा टेबल पे डिपेंडेंट था, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एज इट इज टेबल पे डिपेंडेंट है। उसके अंदर हमसे ये नहीं पूछ के कुछ और पूछा गया है। तो देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए क्लास हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें क्या कर रखा है, थोड़ा फॉर्मेट को बिगाड़ दिया है। फॉर्मेट को बिगाड़ दिया है कैसे, देखिए फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड हियर इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये मेरा फर्स्ट पार्ट। Now I'm heading for the third part. Second part will be your homework. ये हो गया मेरे पास 3/2x plus 5/3y is equal to 7, and the second equation is 9x minus 10y is equal to 14. Okay class, so now I'm heading for the fifth part. First part, third part and the fifth part will be mine, and the second part and the fourth part will be your homework. ठीक है बेटा, तो अब देखिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं। फिफ्थ पार्ट मेरा था 4/3x plus 2y is equal to 8, and the second equation is 2x plus 3y is equal to 18. तो एक बार क्लास आप क्या कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन लिखें तो एक बार उन्हें क्वेश्चन को वापस चेक कर लेते हैं। 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7, 3/2x plus 5/3y is equal to 7, 9x minus 10y is equal to 14, 4/3x plus 2y is equal to 8, and 2x plus 3y is equal to 12। मैंने तो सब कुछ सही लिखे हैं। अब देखिए क्लास क्या करना है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता था, a1x plus b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे c को इधर भेज रखा है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वी विल ऑलवेज फॉलो आवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा 3x प्लस 2y, और इस 5 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 3/2x प्लस 5/3
y minus 7 is equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। तो देखिए क्लास क्या करना है, सिर्फ वही a1 और a2 को कंपेयर करना है। a1 अपॉन a2 मेरे पास क्या आ गया 3/2, b1 अपॉन b2 को कंपेयर कीजिए क्या आया 2 अपॉन -3, तो ये हो गया मेरे पास -2/3। देन c1 अपॉन c2 को कंपेयर किया तो क्या आया -5 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 5/7। तो देखिए क्लास मेरे क्या यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है या नहीं। पहली बात ये तो है 3/2 और ये है मेरे पास -2/3। तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए सर ये इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का आंसर क्या होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट, तो ये मेरे पास क्या हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है क्लास, तो ये मेरे पास क्या हो गया कंसिस्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रेशियो देखिए बेटा, कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमारा a1 कितना है सर 3/2 और a2 कितना है 9, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 9 आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया 9। तो ये मेरे पास कितना हो गया 1 टाइम, ये हो गया मेरे पास 3 टाइम, तो ये हो गया मेरे पास 1/6। फिर मैं कंपेयर करता हूँ b1 अपॉन b2 को, b1 अपॉन b2 कितना है मेरे पास 5/3 और यहाँ पर आ गया मेरे पास ये -10, तो ये कितना आ गया 5 और ये हो गया -2 टाइम्स, तो ये हो गया मेरे पास 1/6, दैट इज ऑल्सो ऑफ नेगेटिव साइन। क्या हो गया नेगेटिव साइन का हो गया। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं c1 अपॉन c2। सर c1 अपॉन c2 को कंपेयर कीजिए, ये मेरे पास आया c1 अपॉन -14 दैट इज 1/2। तो क्लास एक बार आप ध्यान दीजिए, क्या मेरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है या नहीं। मेरा अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या हो गया मेरे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है कंसिस्टेंट। क्या हो गया मेरा ये कंसिस्टेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्लास थर्ड पार्ट में मेरे क्या दे रखा है a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा सर 4/3 और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरे पास 2/3। फिर हम बात करते हैं b1 अपॉन b2 की। किसकी बात कर रहे हैं b1 अपॉन b2 का सीधा आंसर आया 2/3। फिर हम बात करते हैं c1 अपॉन c2 की। किसकी बात कर रहे हैं c1 अपॉन c2 मेरे पास आया, ये मेरे इधर आ जाएगा। तो देखिएगा क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं इसको। जब ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे -8 और ये हो जाएगा मेरे -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया -8 -12, ये भी मेरे माइनस से माइनस कैंसिल। 4 की टेबल आप सभी को आती है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए क्लास यहाँ पे मेरे को वापस क्या ऑब्जर्व हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 और ये होता है मेरे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कंसिस्टेंट। तो मेरा आंसर ये नहीं लिखना है आपको, आंसर हमें क्या लिखना है कंसिस्टेंट। तो देखिए क्लास मैंने 5 पार्ट में से 3 पार्ट आपको कराया और वो मेरे तीनों कंसिस्टेंट आए। तो अगर आप जब ऑब्जर्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे, जिसके अंदर जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपका क्या आएगा इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के अंदर सॉल्यूशन की कैटेगरी क्या रहती है सर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के अंदर सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट। सवाल आ रहा है यदि वह कंसिस्टेंट है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालिए। अब ग्राफ बनाना मैंने आपको 5 से 6 बार सिखा दिया और आज मैंने थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया। तो देखिए क्लास मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है वो बता देता हूँ, और जो कंसिस्टेंट होगा वो आप समझदार है सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैसे ग्राफिकली मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है सर x + 5 इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो देखिए क्लास क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता है,
मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही फॉलो कर रहा हूँ, और दूसरी है मेरे पास 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए सर, a1/a2 मेरे पास आ गया 1/2, b1/b2 मेरे पास क्या आ गया सर 1/2, और c1/c2 मेरे पास कितना आ गया सर -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की टेबल से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 1/2। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये मेरे पास किसकी है, कोइंसिडेंट की कंडीशन है। किसकी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट। क्योंकि हमें पास एक तो आंसर हमारे पास आ ही रहा है, ये हो गया हमारे पास कंसिस्टेंट। सो क्लास अब आपको ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है, और जो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है बेटा, अब मैं आपको करा रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। कौन सा करा रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस, जस्ट वेट, जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका दैट इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो देखिए क्लास, आप सभी आपको पता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है सर क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने ये मान लिया है कि सर हम RHS में हमेशा 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सॉरी, यहाँ पे ये बस इक्वल टू का साइन हटाए क्योंकि हमने 16 को तो इधर ले लिया, 16 को इधर ले लेंगे तो ये -16 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया -16 इज इक्वल टू 0। अब आपको बस कंपेयर करना है सर, a1/a2 कितना है सर, a1/a2 1/3, b1/b2 कितना आ रहा है, b1/b2 आ रहा है -1/-3, ये कैंसिल हो गया। फिर हम बात करते हैं c1/c2 कितना आ रहा है सर, c1/c2 आ रहा है मेरे पास -8 -16, ये हो गया मेरे पास 1/2। तो देखिए क्लास, ये आ रहा है 1/3, ये आ रहा है 1/3, और ये आ रहा है 1/2। और आपको पता है क्या कि सर यहाँ पे मेरे पास कंडीशन कौन सी हो गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन है मेरे पैरेलल लाइंस की। कौन सी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब मेरे पास तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, और सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका मतलब है ये मेरे पास है इनकंसिस्टेंट। तो देखिए क्लास, ये मैंने एक ये कराया और एक ये कराया, क्योंकि कंसिस्टेंट के अंदर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है क्लास, तो आई होप आपको अभी तक यहाँ तक जो भी मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ आया है। ठीक है, समय की सीमा हमें यहीं पे रोक देती है, तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि वो टेबल जो मैंने कराई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, एन्जॉय योर डे। और मेरी क्लास का अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जागृति क्लासेस पे आपका इसी तरह हमेशा अभिनंदन रहेगा। मैं जितेंद्र करवा आपसे आज्ञा लेता हूँ। गुड डे।